अक्षय ऑफिस से घर आकर बैठा ही था कि तभी उसकी बीवी राधिका हाथों में मैंगो जूस लिए उसके पास आती है और बड़े ही प्यार से उससे बोलती है। आ गए, ये लीजिए। थक गए होंगे ना काम करके, जूस पी लीजिए। जूस किस खुशी में, पानी ही दे देती। आप भी ना इतना काम करते हैं, पानी से कहाँ थकान उतरेगी। चुपचाप जूस पी लीजिए। और फिर क्या? ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। आज इस स्पेशल ट्रीटमेंट के पीछे की असली वजह तनख्वाह है जो मुझे आज मिली है। आए हाय, मतलब अब मैं आपकी कमाई लेने के लिए आपके साथ मीठी बन रही हूँ। जा रही हूँ मैं। अरे अरे मेरी जान, रुको तो। मेरी सारी कमाई तुम्हारे लिए ही तो है। लो पकड़ो सारी सैलरी, ध्यान से खर्चना इसको, महंगाई बढ़ गई है। अक्षय के पैसे निकलते ही राधिका झट से उनको छीनते हुए गिरने लगती है। तभी उसकी सास रेखा अपने कमरे से बाहर आकर अपनी बहू को अपनी बेटे की कमाई गिनते देखकर कहती है। लो जी, आ गई सैलरी। अब बहू अपने पति की कमाई उड़ाएगी इस महंगाई में। माँ जी, आपको तो यही लगता है कि मैं फालतू के खर्चे करती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे पति की मेहनत की कमाई कहाँ उड़ानी है और कहाँ नहीं। राधिका इतना बोल ही रही थी कि तभी उसके घर के सामने पड़ोसन कमला की बहू आशिका आकर कहती है। अरे राधिका सुन, बाहर बहुत ही अच्छे सूट और साड़ी बेचने वाला आया है। आजा, हम लोग तो ले रहे हैं, तू भी ले ले। सच में? चल चल, मैं भी तो देख लूँ जरा एक आधा सूट। राधिका पैसों को हाथ में लेकर निकल लेती है और अपने पति की कमाई उड़ाने और उसको ऐसे जाते देखकर अक्षय और रेखा बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ऐसे ही अक्षय की सैलरी आते ही राधिका उसके पैसों को फालतू चीजों में उड़ाना शुरू कर देती थी। ऐसे ही एक दिन घर में दूध खत्म होने पर रेखा राधिका से कहती है। राधिका बहू, घर में दूध खत्म है, ला पैसे दे दे, मैं ले आती हूँ। वैसे भी बाहर टहलने ही जा रही थी। ठीक है माँ जी, देती हूँ। राधिका 100 का नोट अपनी सास को देती है, जिस पर रेखा बोलती है। अरे ये क्या, 3 लीटर दूध लाना है, इसमें कहाँ आएगा, महंगा हो गया है दूध, 100 और दे। क्या दूध महंगा हो गया? तो क्या करें माँ जी, 2 लीटर ही ले आओ। जब इतनी महंगाई है तो कम ही ले लेते हैं। इतनी महंगाई में अपने सूट लेने से तो बाज नहीं आती, लेकिन हमारे खाने पीने की चीजों में कमी करने के लिए तैयार है। रेखा पैसे लेकर चली जाती है और कुछ देर में सामान ले आती है। ऐसे ही गुजरते दिनों में महंगाई के चलते राधिका अक्षय की कमाई को घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों में कम खर्च करती और अपने शौकों को पूरा करने में ज्यादा। ऐसे ही एक रात जब सभी रात के डिनर के लिए टेबल पर बैठे होते हैं तो राधिका सबको दोपहर की दाल और चावल को फ्राई करके परोस रही थी। ये देखकर रेखा बोलती है। बहू ये क्या, ये दाल तो तूने दोपहर में बनाई थी और ये चावल भी सुबह के हैं, इनको ही तड़का लगा के दे दिया। रात में कुछ ताजा नहीं बनाया क्या तूने? माँ जी, इतनी महंगाई है, सब्जियाँ, दालें, तेल सब कुछ महंगा हो गया है। मैं आज जब शाम को दुकान पर लेने गई तो 500 का सामान 1000 रुपए में मिला, इसीलिए मैंने लिया ही नहीं। तुमसे सामान के भाव नहीं पूछे, ये पूछा है कि रात में कुछ ताजा बनाया है या नहीं। ये ताजा ही तो है। अरे फेंकना था क्या इतना खाना? हम 3 ही तो लोग हैं, यही खा लेते हैं, सुबह ताजा बन जाएगा। राधिका की इस बात पर अक्षय को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना खाना खाए ही उठकर अपने कमरे में चला जाता है। ये देखकर रेखा भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन राधिका पर इसका कोई असर नहीं होता और वो अकेले ही बैठकर खाना खाते हुए कहती है। बताओ, मेरे ससुराल वालों को तो महंगाई में भी ठाट बाट चाहिए। मैं तो खा लूं खाना, कल पार्लर भी जाना है आशिका के साथ। राधिका खाना खाकर आराम से अपने कमरे में सो जाती है। अगली सुबह वो अक्षय के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, लेकिन वो बिना खाए ही चला जाता है। ये देखकर राधिका बोलती है। इस महंगाई में ऐसे खाना छोड़कर जाएंगे तो खाना बर्बाद ही होगा ना। हाँ, मुझे क्या, शाम को यही खिलाऊंगी। अब 3 टाइम अलग अलग खाना बनाने के लिए सामान भी तो होना चाहिए और वो सामान बहुत महंगा है, लेकिन इनको तो महंगाई दिखती नहीं। घर में घर तो मुझे ही चलाना है। ये सब सुन रही रेखा अपनी बहू के पास आकर कहती है। वाह बहू, घर के सामान में तो तू ऐसे पैसे बचा रही है जैसे पति की कमाई का अच्छे से इस्तेमाल करना तुझे ही आता हो। लेकिन वही बात अगर तेरी दूसरी चीजों पर आए, जैसे सूट, फैशन, उनमें नहीं दिखाती तो ये चीज। माँ जी, आप मुझे मत बताओ
क्योंकि मुझे मेरे पति की कमाई को कैसे उड़ाना है और कैसे नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इतना बोलकर राधिका तैयार होकर आशिका के साथ पार्लर जाती है, जहां वो पार्लर की एक स्टाफ मेंबर से कहती है, सुनिए, मुझे ना फेशियल करवाना है। आपके पास कौन सा नया फेशियल आया है बता दीजिए। मैडम आप चिंता मत करिए, आपको जो चाहिए वही मिलेगा, लेकिन थोड़ा महंगा होगा, चलेगा आपको? अरे पैसों की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, मेरे पतिदेव मेरे लिए ही तो कमाते हैं। राधिका सबसे महंगा वाला फेशियल करवा कर घर आती है और जब वो अलमारी में रखे अपने पैसे देखती है तो उसमें बस थोड़े ही पैसे बचे थे। ये देखकर वो बोलती है, अरे ये तो बस थोड़े से पैसे बचे हैं अक्षय जी की सैलरी से। अभी तो महीना खत्म होने में बहुत समय है, घर खर्च कैसे चलेगा सोच राधिका। राधिका के पास अब घर खर्च चलाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। ऊपर से महंगाई में तो उसका डर था कि अगर पैसे समय से पहले खत्म हो गए तो वो अक्षय को क्या जवाब देगी। इसीलिए शाम को वो घर से सब्जियां लाने के बहाने निकलकर अपने घर से कुछ दूर बने गुरुद्वारे में हो रहे रात के लंगर से खाना ले आती है। रात को जब सभी खाना खाने बैठते हैं तो राधिका खाना परोसते हुए कहती है, देखिए आज मैंने आपके लिए दो सब्जियां बनाई हैं, एक दाल और दूसरी सूखी सब्जी। अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना? मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, चुपचाप खाना खाने दो। ये तो सड़े ही रहेंगे। अक्षय खाना खाता है और उसको खाते ही पता चल जाता है कि ये खाना घर पर नहीं बना बल्कि गुरुद्वारे से आया है, क्योंकि वो अक्सर वहाँ जाया करता था। लेकिन राधिका के झूठ कहने पर अब उसकी बर्दाश्त की सीमा बाहर हो गई थी और वो चिल्लाते हुए राधिका से कहता है, तुमको शर्म आती है थोड़ी भी? नहीं आती तो बता दो, हम ही कर लेते हैं थोड़ी शर्म। क्या हुआ अक्षय बेटा, तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा है अचानक से? हाँ क्यों चिल्ला रहे हो आप? मैंने क्या किया है? माँ ये खाना इसने नहीं बनाया बल्कि गुरुद्वारे से लाई है ये। खाते ही मुझे पता चल गया। अब तुम साफ साफ बताओ तुमको ये करने की नौबत आई क्यों? तुमने सारे घर खर्च के पैसे कहाँ उड़ाए हैं जब भी ऐसा किया तुमने? वो मुझे माफ कर दो आप, मैंने जानकर खर्च नहीं गए। महंगाई इतनी है कि खर्च हो गए। महंगाई तो तुमको तब पता चलती जब तुम वो पैसे घर पर खर्चती। तुमको तो अपने ऊपर अपने पति की कमाई लुटानी है, फिर पूरे महीने परिवार भूखा मरे चाहे। ऐसा नहीं है, बस इसी महीने ज्यादा खर्चा हो गया, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। आगे से ऐसा होने की नौबत ही नहीं आएगी। अब से मैं सारे पैसे माँ को दूंगा और तुमको घर के सामान लाने के अलावा एक पैसा फालतू नहीं मिलेगा। यहाँ महंगाई में मैं पागलों की तरह ओवर टाइम कर रहा हूँ ताकि घर के खर्चे पूरे हो जाएं, लेकिन तुमको फालतू खर्चे करने से फुर्सत ही नहीं है। अक्षय की ये बात सुनकर राधिका गुस्से में उसे बोलती है, अब क्या मैं एक एक काम के लिए सासू माँ के आगे हाथ फैलाऊं? हाँ, और इतना ही नहीं, माँ से लिए एक एक पैसे का हिसाब तुम मुझे और उनको दोगी। जब तक खुद पर नहीं बीतेगी ना तब तक पता नहीं चलेगी इस महंगाई में पैसों की वैल्यू। राधिका को अपने पति की कमाई को बेफजूल में उड़ाने के लिए अच्छी सजा मिलती है। अब उसको अपने हर खर्च का हिसाब देना पड़ता था, जिसके चलते उसे पता चलता है कि इस महंगाई में घर चलाना कितना मुश्किल है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। आरा और चेतन बहुत प्यारे से हस्बैंड वाइफ है। दोनों की शादी अभी नवंबर के महीने में ही हुई थी। कुछ ही हफ्तों में तारा ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। ऐसे ही एक शाम वो छत से कपड़े उतार कर ला रही थी और ठंडी हवाओं के चलने से उसे ठंड लगने लगती है और वो ठिठुरते हुए नीचे आती है और कपड़े साइड में रखकर सोफे के कोने में पैर ऊपर करके कांपती हुई बोलती है, अरे क्या हुआ बहू, तू ऐसे कांप क्यों रही है? तेरी तबीयत खराब हो रही है क्या? बोल। वो माँ बहुत ठंडी लग रही है। अभी तो दिसंबर का महीना भी नहीं आया और बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है जैसे पता नहीं कितनी ठंड आ गई हो। ओहो, इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं है जो तू 4 कपड़े लाने में कांप रही है। थोड़ी सी हवा लग गई होगी, जा कमरे में लेट जा थोड़ी देर। जब ठंड आएगी फिर क्या होगा तेरा? माँ जी आप मुझे कमरे तक छोड़ दीजिए। नौटंकी कहीं की, अब कमरे तक छोड़ने जाऊँ इस महारानी को? तारा की बात सुनकर चांदनी उसे कमरे तक छोड़ने जाती है और लेटाकर कंबल उड़ा देती है और 2 घंटे बाद उसे ठीक लगता है और वो शाम का खाना बनाकर रख देती है। तभी चंदू भी आ जाता है और उसके लिए आइसक्रीम लाता है। ये देखकर
खुशी के मारे वो आइसक्रीम खा लेती है, जिसके बाद सभी लोग साथ में डिनर करते हैं और कुछ देर बाद वो अपने कमरे में फिर से कांपने लगती है। ये देखकर चंदू उसे बोलता है, अरे क्या हुआ जान, तुम अचानक से कांपने क्यों लग गई? फीवर तो नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं फीवर नहीं है, फिर अचानक ठंड कैसे लग रही है तुम्हें? चंदू जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। शायद आइसक्रीम खाने की वजह से ऐसा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे छत पर ठंडी हवा लग रही थी, तब भी मैं कांप रही थी, और अब फिर से मुझे ठंड लग रही है। कुछ कीजिए ना। अरे जान, अभी तक तो ठीक से सर्दियाँ आई भी नहीं और तुम कांपने लग गई। अच्छा मेरे पास आओ, फिर नहीं लगेगी। चंदू ये बोलकर उसे ब्लैंकेट के साथ हक कर लेता है और उसके साथ ऐसे ही बैठे बैठे सो जाता है। वक्त बीतता जाता है और दिसंबर आ जाता है। ठंड के मारे तारा नहाने के लिए बहुत सोचती है और फिर कैसे न कैसे नहा ही लिया करती है। ऐसे ही एक दिन वो टोपा शॉल ओढ़कर बाथरूम में अपने सामने बाल्टी में गर्म पानी देखकर कांपती हुई बोलती है, हे भगवान, आज क्या फिर से नहाना पड़ेगा? मेरी तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही है नहाने की। हे भगवान, ये सर्दियाँ क्यों आती है? नहाने से तो मेरा जैसे विश्वास ही उड़ जाता है। ये बोलकर तारा गर्म पानी को ठंडे पानी में मिक्स करती है, लेकिन उससे ज्यादा पानी मिक्स हो जाता है। जैसे ही वो पानी में उंगली डालकर चेक करती है, तो झट से पानी में से उंगली निकाल कर बोलती है, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, हाय ठंडा पानी, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक के जैसा लग रहा है। मैंने ज्यादा पानी मिला दिया। अब तो मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही कैसे नहाऊं। कहीं इस पानी से नहाकर मैं बाथरूम में मर गई तो, यानी कि मैं बाथरूम में पड़ी रह जाऊंगी, या फिर इस पानी से नहाकर मुझे सर्दी जुकाम हो गया तो नहीं 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 नहीं, फिर तो चंदू जी के बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। मुझे निमोनिया हो गया, उसका भी तो खतरा है। नहीं 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 नहीं, सर्दी आ चुकी है, सब लोग नहाने के फायदे ही बताएंगे, लेकिन जान भी तो प्यारी है ना, इसीलिए हिम्मत नहीं करूंगी नहाने की मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बस एक ही बात पता है कि जल ही जीवन है, तो घुमा फिरा के सारी बातों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आज तारा नहीं नहाएगी। पानी की बाल्टी बाय बाय। तारा ये कहकर पानी की कुछ बूंदे अपने मुंह पर छिड़क कर बोलती है, कितनी ठंडी हो गई है, पर मैं नहाकर शुद्ध भी तो हो गई। तारा बिना नहाए ही दूसरे कपड़े पहनकर रेडी हो जाती है और अपनी सास को सुबह का नाश्ता परोसती है। तभी उसकी शक्ल देखकर वो बोलती है, अरे बहू, तेरी शक्ल कुछ अजीब सी लग रही है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कहीं माँ जी को पता तो नहीं चल गया कि मैं नहीं नहाई? अरे बहू, बताना क्या हुआ? तू सोई नहीं है क्या रात भर? तेरी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे तू नींद में उठकर आ गई हो। अरे कहाँ माँ जी, मेरी तो नींद पूरी ही पूरी है। आपको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा ठीक है। अच्छा बहू, मैं क्या कह रही थी, सामने वाली पड़ोसन झंडे वाले मंदिर जा रही है रात में, तो हम भी चले, रात भर वहीं बैठेंगे थोड़ी देर। ओह नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। आपको नहीं पता बाहर कितनी ठंड होगी, मेरी तो वहीं पर कुल्फी जम जाएगी। कुल्फी जम जाएगी तो आप उसे खा जाओगे। तो फिर क्या करूँ बहू, मना कर दूं उसे? अरे माँ जी क्या है, आप आराम से घर में बैठकर चाय पकोड़े खाइए ना, मूंगफली छीलिए, गुड़ खाइए और मुझे भी खाने दीजिए। आइडिया बुरा नहीं है तेरा। चल फिर, जैसे तूने बोला है वैसे मुझे पकौड़े बना कर ला दे। कहाँ फंस गई मैं, अब पकोड़े भी मुझे ही बनाने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, बना देती हूँ, फिर खुद भी खाऊंगी। ये बोलकर तारा पकोड़े बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। कुछ ही देर में वो उसके सामने पकोड़े रखते हुए बोलती है, के लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म पकोड़े। अब तू इतने प्यार से लाई है तो खाऊंगी ही। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। तारा बिल्कुल भी नहीं नहाती, बस मुंह धोकर कपड़े बदल लिया करती। रोज वो यही करती। ऐसे ही दोपहर का वक्त था। तारा अपनी सास के साथ सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी चांदनी को गंदी सी बदबू आने लगती है और वो बोलती है, अरे बहू, कहीं से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, तुझे आ रही है क्या? कहीं मेरे ना नहाने की वजह से मेरे अंदर से बदबू तो नहीं आने लग गई? ना 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 माँ जी, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही, आपको ही आ रही है बस। अरे बहू, तेरी नाक खराब हो गई है क्या? इतनी बदबू आ रही है, कहीं चूहा तो नहीं मर गया इस सोफे के नीचे? नहीं माँ जी, मैंने सुबह ही साफ किया था, कुछ भी तो नहीं है, सब सही है। ओ बहू, मुझे बहुत गंदी बदबू आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है माँ जी, लगता है अब मुझे परफ्यूम लगाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहाए 10 दिन बीत गए हैं। कुछ देर बाद चांदनी
कमर पर बाम लगाने के लिए अपनी बहू के पास जाती है और उसे फिर से बदबू आने लगती है। वो कुछ कहती नहीं मगर बाम लेकर चली जाती है। तभी वो कमरे के बाहर जाकर छुपकर तारा पर नजर रखती है। तभी तारा अपना परफ्यूम ढूंढते हुए बोलती है, अरे यार, जब किसी चीज की जरूरत होती है ना तभी नहीं मिलती है। कहाँ मर गया वो परफ्यूम? अगर नहीं लगाया तो माँ जी को पता चल जाएगा कि मैं नहीं नहाई। इसका मतलब मैं सही थी, वो गंदी बदबू बहू में से आ रही थी। पता नहीं सडेली कब से नहीं नहाई, लेकिन अब मैं इसे नहलाऊंगी, बस कल सुबह हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह चांदनी उसके कमरे में आती है और बोलती है, अरे बहू, मैं तेरे लिए गर्म पानी की बाल्टी लाई थी, वो मैं अभी नहीं नहा रही, थोड़ी देर बाद नहाऊंगी, इसलिए पानी ठंडा होने से पहले तू नहा ले, वरना ये गर्म पानी वेस्ट हो जाएगा। अरे माँ जी, आप नहा लीजिए ना, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं घर का काम करके नहा लूंगी। अरे नहीं बहू, तू इस पानी से नहा ले, तुझे पता है ना बिजली का बिल कितना आता है। जा नहा ले, वरना पानी ठंडा हो जाएगा। पता नहीं माँ जी को भी क्या वैर है मुझसे। गर्म पानी की बाल्टी लाकर रखती यहाँ पर। वैसे तो इनसे कुछ उठता नहीं है, लेकिन ये भरी हुई पानी की बाल्टी ले आई। ठीक है माँ जी, नहाने जा रही। ये बोलकर तारा जब अपनी नहाने के लिए बाल्टी बाथरूम में रखती है तो चांदनी बाहर कान लगाकर सुनती है ताकि उसे नहाने के शोर से यकीन हो जाए कि उसकी बहू नहा ली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तारा पानी फैलाकर मुंह पर पानी छिड़क कर जल्दी से बाहर आती है। चांदनी को उसके बाहर आने का पता लगता ही है कि वो 4 कदम पीछे हो जाती है और अपनी बहू को देखकर बोलती है, अरे बहू, तू नहाई नहीं क्या? अभी भी कैसे सूखी सूखी सी लग रही है। नहीं माँ जी, मैं तो नहा ली, पर आप यहाँ कैसे? गई नहीं? अरे बहू, मैं तेरा यहीं बैठकर इंतजार कर रही थी, लेकिन तू मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रही। वो चमक है ही नहीं तेरे चेहरे पर नहाने की, इसलिए 1 बाल्टी पानी और गर्म कर ले और इस बार अच्छे से नहा कर आजा। अरे माँ जी, पर मैं नहा ली, अब क्या बार बार जाऊँ नहाने के लिए? बहू, चल जा और नहा कर आ, और अच्छे से नहा के आना इस बार। तारा ना चाहते हुए भी दोबारा बाथरूम में जाती है और बाल्टी रखकर खुद से बोलती है, माँ जी तो मुझे बिना नहलाए मानेगी नहीं। अब वो शायद मेरे बाथरूम के बाहर इसीलिए आकर खड़ी है ताकि देख सके कि मैं नहा रही हूँ या नहीं। अब मुझे सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा और यकीन दिलाना पड़ेगा। ये बोलकर तारा मग में पानी लेकर ऊपर से जमीन पर डालती है और ड्रामा करते हुए बोलती है, कितना ठंडा पानी है भगवान, मुझे बहुत ठंड लग रही है, की बार तो मुझे नहाना पड़ेगा। इस तरह पानी फैलाकर आवाज करके वो नहाने की एक्टिंग करती है और बाहर कान लगाए चांदनी बोलती है, चलो आखिरकार बहू ने नहा ही लिया, मेरी तरकीब काम आई। कब से घर में बदबू फैला रही थी बिना नहाए। चांदनी को इस बात का धोखा हो जाता है, जबकि असल में तो तारा नहाई ही नहीं थी। तारा बाहर आती है और बोलती है, माँ जी मुझे ठंड लग रही है, मैं थोड़ी देर धूप में बैठ रही हूँ, आप भी नहा लो। ठीक है बहू। ये बोलकर चांदनी खुद भी नहा लेती है और धूप में बैठने छत पर आती है और अपनी बहू को खुद से बात करता हुआ सुन लेती है, जिसके बाद चांदनी को फिर से यकीन हो जाता है कि उसकी बहू नहीं नहाई। अब उसको नहलाने के लिए वो अगले दिन जानबूझकर उस पर बाल्टी से पानी फेंकती है, जिसके बाद तारा को बहुत ठंड लगती है और वो बोलती है, अरे माँ जी क्या किया आपने? अपने आप मुझे गीला कर दिया। अरे आपको पता है ना मुझे नहाना पसंद नहीं है, आपने कल से मेरे पीछे पड़ी हुई है। बहू, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, तू अचानक से सामने आ गई, मैं तो हॉल को धो रही थी। तुझे ठंड लग जाएगी, जा बहू जल्दी से नहा ले। अब की बार बहू तू पूरी तरीके से गीली हो चुकी है, नहाना तो तुझे पड़ेगा ही। इस बार तो सचमुच तारा को नहाना ही पड़ता है और इस बात से वो चिढ़ जाती है और अपने पति से सास की शिकायत कर देती है, जिसके बाद चंदू बोलता है, माँ आपने ऐसा क्यों किया? तारा पर पानी क्यों डाला? बेटा मैंने जानबूझकर नहीं किया, बहू अचानक से सामने आ गई। नहीं चंदू जी, माँ जी झूठ बोल रही है। अच्छा ये छोड़, तो मैं क्या करती? तुझे बहू अजीब सी नहीं लगती क्या? इतने दिन से नहाई नहीं। अरे इसके शरीर में खुजली, रैशेज या कोई और परेशानी हो गई तो? 15 दिन से नहीं नहाई है, मैंने खुद इसके मुंह से सुना। क्या सच में माँ? हाँ बेटा, अगर ये एक दिन छोड़कर भी एक दिन नहाए तो कोई बुरी बात नहीं। मानती हूँ सर्दी है, रोज मत नहा, पर इतने दिन थोड़ी।
बहू घर की लक्ष्मी होती है। रोज पूजा पाठ भी बिना नहाए धोए करे अच्छा लगता है क्या? इसलिए समझा रही हूँ इसे अभी मैं। चांदनी की ये बात सुनकर तारा को अपने किए का पछतावा होता है और वो उसकी बात सुनकर सर्दी में अच्छे से नहाना शुरू कर देती है, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है। सुन मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। आधी रात को फिर से पायल की आवाज सुनकर देव की आंखें खुल जाती हैं और वो पसीने से भीगा हुआ अचानक से उठकर बैठ जाता है और खुद से बोलता है, आखिर ये क्या है? कौन है जो इसे आधी रात को घुंघरू बांधकर नाचता गाता है? आज मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगा। इतना बोलकर वो देखता है कि राधा उसके साथ नहीं है और अलमारी खुली हुई है। आखिर क्या था ये सब? देव और राधा ने लव मैरिज कर अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। दोनों कुछ महीने पहले ही बड़ोदरा के नए घर में शिफ्ट हुए थे, जो उनको देव की कंपनी की तरफ से मिला था। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी राधा बोलती है, घर तो बहुत अच्छा है देव, और बहुत पुराना भी है। ऐसा लगता है जैसे किसी राजा महाराजा का हो। हो भी सकता है। यहाँ ऐसे कई घर हैं जो सालों पुराने हैं, और वैसे भी तुम्हें तो एंटीक चीजें पसंद है ना, तो ये घर तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। सही कह रहे हो तुम। ऐसे तुम्हें पता है, ऊपर वाले फ्लोर पर एक बड़ा सा कमरा है, जिसके दरवाजे पर एक अजीब सा ताला लगा है। मन कर रहा है उसे खोल कर देख लो। अरे मेरी जान, देख तो लो ना, हमारा घर है, डर मत जाना, कहीं कोई भूत ना हो उसमें। जी मैं नहीं डरती, आप ही डरते हो। ऐसे ही कुछ देर बाद देव खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और राधा भी अपने कामों में लग जाती है। और सारा काम खत्म करने के बाद वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है, जहाँ वो बड़ा सा कमरा था। उसके बाहर लगे बड़े से ताले पर बहुत सारा मोली का धागा बंधा हुआ था, जिसे देखकर राधा खुद से बोलती है, ये सब क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अभिमंत्रित करके इस कमरे को बंद किया हो। पर अब के टाइम में ऐसा कौन करता है? आज तो मैं इस कमरे को खोलकर देख ही लूंगी कि आखिर इसमें क्या रखा है। इतना बोलकर राधा दरवाजा खोलने के लिए पास में रखी हुई हथौड़ी से उस ताले पर वार करती है और काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार वो ताला टूट जाता है। जिसके बाद राधा उसके अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई हैं। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर जाती है। वो अपनी साड़ी के पल्ले से उस तस्वीर को साफ करती है। वो तस्वीर एक बहुत ही सुंदर मेनका नाम की लड़की की थी, जिसके पैरों में बेहद सुंदर पायल थी। तभी राधा की नजर पास में रखी हुई एक पोटली पर जाती है। वो उसे उठाती है और खोल के देखती है। उसमें वही पायल थी जो मेनका ने पहनी हुई थी, जिसे देखकर वो बोलती है, वाह कितनी सुंदर पायल है, कितनी कमाल की कारीगरी है, और इसकी छन छन तो मानो जैसे कोयल की मीठी कूक हो। पर ये पायल यहाँ रखे रखे खराब हो रही है। इसकी जगह यहाँ नहीं बल्कि मेरे सुंदर पैरों में है। अब तो इन्हें मैं ही पहनूंगी। ओफो, पर इनको तो ये छन छन की आवाज पसंद ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जब ये घर पर नहीं होंगे ना तब पहन लिया करूंगी। इतना बोलकर वो पायल को अपने पैरों में पहन लेती है और मेनका की तस्वीर को देखने लगती है। कुछ देर बाद वो वापस नीचे आ जाती है और पायल को उतारकर अलमारी में रख देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब जब देव घर पर नहीं होता था तो राधा पायल पहनकर पूरे घर में घूमती और नाचती थी। राधा मेनका के बारे में जानकारी निकालती है और उसे पता चलता है कि मेनका एक बहुत बड़ी अदाकारा थी, जिसके पायल के घुंघरू जब छनकते थे तो लोग उसको देखकर अपना दिल हार बैठते थे। ऐसे ही एक रात जब देव सो रहा होता है तो राधा एकदम से उठकर बैठ जाती है और अलमारी से वो पायल निकालकर सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है और उसे पहनकर नाचने गाने लगती है। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल। मेरी केसुओं के साये में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना,
मेरे रोम रोम में तू है। आ गई हूँ मैं अपना बदला लेने के लिए। सालों बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेरा बदला पूरा होगा। ये पायल के घुंघरू अब कहर बनकर बरसेंगे। इतना बोलकर राधा वहीं बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसे होश आता है तो देव उससे पूछता है, राधा तुम ठीक तो हो ना? तुम रात में ऊपर क्यों गई? मैं कब गई? मैं तो यहाँ सो रही थी। तुम ऊपर गई थी और बेहोश हो गई थी। कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो, पर नहीं, आज से टाइम पर खाना खाना और सोना, ठीक है? राधा को देव की बात समझ नहीं आती क्योंकि वास्तव में उसे कुछ याद ही नहीं था कि वो कब राधा से मेनका बन जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अब राधा पर मेनका हावी होना शुरू हो जाती है, जिसके चलते जब भी राधा वो पायल पहनती तो खुद को मेनका समझने लगती। ऐसे ही एक रात राधा उठती है और अलमारी से पायल निकालकर उसे पहनती है और मेनका के कमरे में जाकर उसकी तरह तैयार हो जाती है और जोर जोर से गाते हुए बोलती है, मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। मेनका का गाना सुनकर देव की आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि राधा उसके पास नहीं है और कमरे की अलमारी भी खुली है। ये देख वो हैरान हो जाता है। तभी वो आवाज का पीछा करते मेनका के कमरे में जा पहुंचता है और जहां वो देखता है कि राधा पैरों में पायल पहने एक अदाकारा की तरह तैयार होकर झूम झूम कर नाच रही होती है। और जैसे ही उसकी नजर देव पर पड़ती है वो बोलती है, आ गया तू? देख, तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। मैं हूँ मेनका। याद आया दुष्ट कपटी देवराज? देवराज? कौन देवराज? मैं देव हूँ राधा। और तुम ये क्या बनी हुई हो? ये पायल, ये कपड़े, ये सब क्या है? ये किसकी है ये सब चीजें? इतनी जल्दी भूल गया मुझे? रुक, आज तुझे सब कुछ याद दिलाती हूँ। मेनका एक बहुत ही सुंदर अदाकारा थी। जितनी सुंदर वो खुद थी उतना ही सुंदर वो नृत्य किया करती थी। वडोदरा के बहुत बड़े जमींदार देवराज का मेनका पर दिल आ जाता है, जिसके चलते उसे अपना बनाने की कोशिशों में देवराज लग जाता है। पर मेनका उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है, जिसके चलते वो उसे जबरन उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसे मौत की नींद सुला देता है। आ गया याद सब कुछ देवराज। अब होगा मेरा बदला पूरा। मैं तुझे मारूंगी। ये जो तू अपनी पत्नी के पैरों में पायल देख रहा है ना, ये पायल नहीं, तेरी मौत है, मौत। इतना कहकर राधा वहीं बेहोश हो जाती है। अपनी पत्नी की ये हालत देखकर देव के होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी से उसे उठाकर कमरे में ले जाता है और जल्दी से अपने दोस्त नील को फोन करके अपने घर बुलाता है, जो कि एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था। कुछ ही देर में नील उसके घर आ जाता है और देव उसे सारी बातें बताता है, जिसके बाद नील उससे बोलता है, मैं समझ गया हूँ सब। जब राधा को मेनका के बारे में पता चला और उसने उसको जाना, तो कहीं ना कहीं मेनका की छवि राधा के दिल में बस गई, जिसके बाद धीरे धीरे वो खुद को मेनका और तुम्हें देवराज समझने लगी, जिसने उसके साथ गलत किया था। और अब वो तभी शांत होगी जब वो देवराज यानी कि तुम्हारा खून कर देगी। यार मेरी जान जाती है तो जाए, पर मेरी राधा को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम कुछ नहीं होने देंगे, ना तुझे ना राधा को। जिसके बाद नील अपने कुछ साथियों को मदद के लिए देव के घर बुलाता है और फिर मेनका के कमरे को ठीक वैसा ही सजा देता है जैसा कि उस समय में हुआ करता था। आधी रात को राधा जैसे ही मेनका बनकर पायल पहनकर नाचना शुरू करती है, तभी देव उसके कमरे में जाता है और उसे छेड़ने लगता है, जिससे मेनका गुस्से से आग बबूला हो जाती है और उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है और बोलती है, तू कभी नहीं सुधर सकता कमीने। आज तेरी मौत तय है। आज तू मेरे हाथों मरेगा। इतना कहकर वो जैसे ही पास रखी तलवार उठाती है, तभी नील के सभी दोस्त
वहां आ जाते हैं और पूरे कमरे में गुलाल ही गुलाल उड़ा देते हैं, जिससे मेनका को कुछ साफ नजर नहीं आता। और इसी बीच नील जल्दी से देव को वहां से उठाता है और उसकी जगह एक पुतला रख देता है, जिस पर देव के चेहरे का मुखौटा चढ़ा होता है। मेनका तलवार से वार कर करके देव के पुतले के टुकड़े टुकड़े कर देती है और वहीं बेहोश हो जाती है। इस तरह मेनका की रूह को आजादी मिल जाती है और वो पायल भी खुद ब खुद टूट जाती है। थोड़े टाइम बाद जब उसे होश आता है तो वो सब कुछ भूल चुकी होती है कि उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं, जिसके बाद नील वहाँ से चला जाता है और देव और राधा उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।